हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, जैसा आप देख पा रहे हैं ST04 का डिस्कशन लेकर मैं तैयार हूं। एवरी मंडे आपका डिस्कशन होता है जो ऑफलाइन ST आपकी ब्रांच में होती है ना। तो ST04 जो है उसका जनरल अवेयरनेस का डिस्कशन 11 AM स्टार्ट होता है। तो 11 AM हो चुके हैं, मंडे मॉर्निंग हो चुकी है। तो फटाफट कनेक्ट हो जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं वो 76 नंबर से 100 नंबर तक क्वेश्चंस रहते हैं। सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे क्या आंसर है उनके, क्या एक्सप्लेनेशन हो रहा है, क्या एडिशनल पॉइंट होंगे जो ऐड होंगे, वो सारे पॉइंट्स हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा 76 नंबर क्वेश्चन था डियर, फर्स्ट क्वेश्चन इज जनरल अवेयरनेस का। फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the main aim of the partnership with IndSInd Bank in the Skill on Wheels project? स्किल ऑन व्हील्स परियोजना में IndSInd बैंक के साथ साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू रूरल हाउस होल्ड्स, प्रमोटिंग रूरल टूरिज्म, empowering rural youth through skill training, offering health care services in remote areas, या फिर enhancing agriculture productivity। फटाफट से बताइए आपने अपनी एसटी में क्या आंसर किया था, फिर हम लोग चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर किया था आपने। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर रहेगा। क्या आंसर किया था फटाफट बताएं। राइट आंसर हो जाएगा डियर, इंपावरिंग रूरल एंड यूथ थ्रू स्किल ट्रेनिंग। ऑप्शन आपका थर्ड क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, इंपावरिंग रूरल यूथ थ्रू स्किल ट्रेनिंग। ऑप्शन थर्ड आपका राइट। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। स्किल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव जो है डियर, इसको क्यों लिया गया है भाई? ये इनिशिएटिव लॉन्च्ड यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान एंड स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला लॉन्च, यानी ओम बिरला जी की उपस्थिति में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है स्किल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव विद NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल एंड IndSInd बैंक विद अ फ्लैगिंग ऑफ सेरेमनी। ये फ्लैगिंग ऑफ सेरेमनी रही है। स्किल ऑन व्हील्स की पहल शुरू की गई है केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जो कि श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, है ना, और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी की उपस्थिति में NSDC ने NSDC और IndSInd बैंक के साथ एक हरी झंडी दिखाने वाले समारोह में स्किल ऑन व्हील्स पहल क्या की गई है? शुरू की गई है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से आपका इसका ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, इंपावरिंग रूरल थ्रू स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, रूरल यूथ को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नाबार्ड इन द घर घर केसीसी अभियान कैंपेन? घर घर केसीसी अभियान में नाबार्ड की क्या जिम्मेदारी है? नाबार्ड यार आप सभी जानते हैं एक डेवलपमेंट बैंक है, नॉन कॉमर्शियल बैंक है या स्पेशलाइज्ड बैंक हम इसे बोले। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कब सेटअप हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था? 12 जुलाई 1982 को एस्टेब्लिश किया गया था। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? तो डियर ये बी शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर एस्टेब्लिश हुआ था। बी शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर एस्टेब्लिश किया गया था। नाबार्ड एक्ट आया था, कब आया था भाई नाबार्ड एक्ट? 1982 में आया था नाबार्ड एक्ट। नाबार्ड एक्ट कब आया? 1981 में नाबार्ड एक्ट आया था। तो नाबार्ड कैसी बॉडी है भाई? स्टेचुरी बॉडी है, स्टेचुरी बॉडी है। नाबार्ड के चेयरमैन कौन है प्रेजेंट टाइम? प्रेसिडेंट कौन है? फटाफट से बताएं, चेयरमैन कौन है नाबार्ड के इन प्रेजेंट? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, है ना, फिर हम डिस्कस करेंगे। यहां पे जो क्वेश्चन है, घर घर केसीसी अभियान में नाबार्ड की क्या जिम्मेदारी है पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर सब्सिडीज, ओवरऑल एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्राम, प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी, ऑफरिंग क्रॉप इशुएंस इंश्योरेंस टू फार्मर्स, या इनहेंसिंग ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बताएं फटाफट क्या आंसर किया था आपने अपने एसटी में, क्या आंसर किया था? फटाफट से बताएंगे आप। ठीक है, फटाफट से बताएंगे क्या आंसर किया था आपने।
तो चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो यहां पर राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, ओवरऑल एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्राम। ओवरऑल एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्राम, ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चेयरमैन भाई कौन है, श्री साजी केवी। ठीक है, श्री साजी केवी जो हैं ये इस टाइम पे क्या हैं, चेयरमैन हैं किसके, नाबार्ड के, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए नाबार्ड एक्ट 1981 में एक्ट आया, एस्टेब्लिशमेंट 1982 में हुआ, बी शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। देखिए किसान ऋण पोर्टल, केआरपी आ रहा है, इसका फुल फॉर्म बिल्कुल ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं इस तरह के फुल फॉर्म्स। किसान ऋण पोर्टल developed in a collaboration with multiple government departments is poised to revolutionize access to credit services under the Kisan credit card। ठीक है, इंसाइट ऑन वेदर। ठीक है, तो क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए इसको तैयार किया गया, मौसम पर कार्यवाही योग्य अंतर्दृष्टि रखेगा ये, ओवरऑल एग्जीक्यूशन ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, घर घर केसीसी अभियान, किसान ऋण पोर्टल को लॉन्च किया गया है, किसान ऋण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये नाबार्ड की क्या जिम्मेदारी है, ओवरऑल एग्जीक्यूशन करना और मॉनिटरिंग करना इस पूरे प्रोग्राम को। आई होप बिल्कुल आप इतना समझ पा रहे होंगे, तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे पुनः नियुक्त किया गया है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एचडीएफसी बैंक, रतन टाटा, शशिधर जगदीशन, आदित्य पुरी, मुकेश अंबानी या फिर एनआर नारायण मूर्ति। तो फटाफट बताएंगे आप क्या आंसर है ना, क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, आप लोग बताएंगे फटाफट। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा शशिधर जगदीशन, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा भाई। एचडीएफसी के बैंक के प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया, पहले भी यही थे और अभी भी यही है, तो बहुत ही सिंपल है, शशिधर जगदीशन। ठीक है, करंट में रहा था अपॉइंटमेंट, जो भी करंट में रहते हैं, अपॉइंटमेंट हो ऑब्जरी हो, डायरेक्टली क्वेश्चन हमारे वन लाइनर पॉइंट पे बन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में भाई क्या दिया हुआ है, रीअपॉइंटमेंट ऑफ एचडीएफसी बैंक, रीअपॉइंटमेंट ऑफ एचडीएफसी बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी एमडी एंड सीईओ जो हैं वो कौन थे, शशिधर जगदीशन ही थे। आरबीआई के द्वारा द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली गिवन स्टैंप ऑफ अप्रूवल ऑफ फॉर द रीअपॉइंटमेंट शशिधर जगदीशन एज एमडी एंड सीईओ एचडीएफसी बैंक। ठीक है, अभी हाल ही में एचडीएफसी बैंक में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी विलय हुआ, इससे ही ऑल ओवर वर्ल्ड में चौथे नंबर का सबसे बड़ा बैंक निकल कर आया, कौन, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, आपके साथ ये डिस्कस भी हुआ था डिटेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेयर डिड द 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस टेक प्लेस, 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस कहां आयोजित हुई है। ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली, कोलकाता, वशी, नवी मुंबई या फिर चेन्नई है या फिर हैदराबाद है ना। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, इस तरह के इवेंट भी रहते हैं तो वो भी डायरेक्टली हमारे लिए एग्जाम का पार्ट बन जाते हैं डियर। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है आपका नवी मुंबई। ठीक है, वासी नवी मुंबई में फाइनली ये मसाला कांग्रेस जो है आयोजित की गई थी, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। एक्सप्लेनेशन देखिए दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, द 14th एडिशन, डियर 14th एडिशन है, इस वजह से एडिशन भी ध्यान रखना है, एडिशन भी पूछा जा सकता है। और कॉमेंस इन वासी नवी मुंबई, 3 डे इवेंट रहा है, कितने दिन का इवेंट था भाई, 3 डे इवेंट है, 3 डे इवेंट रहा ये, और वाज ऑर्गेनाइज्ड स्पाइस बोर्ड इंडिया के द्वारा इसको क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, और सब्सिडरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। भाई सब्सिडरी है स्पाइस बोर्ड इंडिया जो है, स्पाइस बोर्ड इंडिया, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। और ये जो स्पाइस बोर्ड इंडिया है ये सब्सिडरी है, ये सब्सिडरी है, किसकी सब्सिडरी है भाई, किसकी सब्सिडरी है, ये सब्सिडरी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अ सब्सिडरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सब्सिडरी है, इन एसोसिएशन विद सेवरल ट्रेड बॉडीज एंड एक्सपोर्ट फोरम्स। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रेज्ड इंडिया जीडीपी ग्रोथ एस्टीमेट
to 6.3% for FY24। किस संगठन ने FY24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.3% तक बढ़ा दिया है? वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइज फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ओईसीडी की बात हो रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है। ओईसीडी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर डियर कहां पर है भैया? पेरिस में है, फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओईसीडी। आरबीआई आप जानते हो है ना, वर्ल्ड बैंक, IMF सभी के हेडक्वार्टर फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, है ना। बहुत ही सिंपल से सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे। किस संगठन ने FY24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान जो है वो 6.3% तक बढ़ा दिया है? समझ पा रहे हैं? बिल्कुल फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, अपने बताएं। चले आंसर की तरफ। तो 6.3% तक बढ़ा दिया भाई। जीडीपी जो अनुमान है FY24 के लिए उसको इंक्रीज किया है और 6.3% ये पहुंच गया है। तो यहां पर चले आंसर की तरफ। तो भाई राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड ही है, ओईसीडी है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट के द्वारा ही यहां पर क्या किया गया है, इसको रिकमेंड किया गया है, रेस किया गया है, बढ़ाया गया है। जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टीमेट जो है 6.3% किया गया है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में फाइनली क्या पॉइंट बोल रहे हैं भाई। ओईसीडी ने भारत की FY24 जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.3% कर दिया है और 2024 के लिए सकल घरेलू उत्पाद 6% के पिछले अनुमान से बढ़ाकर 6.3, पहले जो था वो 6% था, अब इन्होंने 6.3% कर दिया है। जब इस तरह के देखो अपडेशन होते हैं ना डियर, तो डायरेक्टली ये हमारे एग्जाम का पार्ट बन जाते हैं कि बताइए अभी ओईसीडी ने कितना बोल दिया, जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगा इंडिया का, तो डायरेक्टली एग्जाम का पार्ट बन जाता है जब ये न्यूज में रहते हैं। जैसे ही प्रेडिक्शन न्यूज में रहते हैं या फिर टारगेट को बढ़ाया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो डायरेक्टली हमारे लिए एग्जाम का पार्ट बन जाते हैं। या फिर हमारा इंटरव्यू अगर है कहीं पर तो वहां पर भी ये क्वेश्चन रेज कर दिए जाते हैं, पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है डियर। तो चलिए हम लोग इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द ओनरशिप स्टेक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन सिडबी? सिडबी में भारतीय स्टेट बैंक की स्वामित्व हिस्सेदारी कितनी है? ऑप्शन है आपके 7%, 13.33%, 15.65%, 20.80% या फिर 14%। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, है ना। क्या आंसर किया था आपने अपने एसटी में, फटाफट से बताएं। व्हाट इज द ओनरशिप स्टेक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन सिडबी? सिडबी आप सभी जानते हैं नॉन कॉमर्शियल बैंक है, डेवलपमेंट बैंक बोल देते हैं, है ना, कंसीडर होता है उसमें। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं यहाँ क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा 15.65%। भाई देखो ध्यान रखना है डायरेक्टली इस तरह का। सिडबी में भारतीय स्टेट बैंक की स्वामित्व हिस्सेदारी कितनी है, ओनरशिप स्टेक कितना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन सिडबी, व्हाट इज द ओनरशिप। तो सिडबी में अगर हम एसबीआई की हिस्सेदारी की बात करें तो हिस्सेदारी परसेंटेज है जो वो है 15.65%। ठीक है, डायरेक्टली आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसके साथ भी और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेंगे। अगर हम सिडबी की बात करें डियर, तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था भाई, बताएं फटाफट। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। अगर हम बात करें तो सिडबी, जैसे नाबार्ड आपका डेवलपमेंट बैंक, वैसे ही इसको भी हम डेवलपमेंट बैंक या फिर नॉन कॉमर्शियल बैंक या फिर हम स्पेशलाइज्ड बैंक में भी कंसीडर करते हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक। ठीक है, एसबीआई आपको पता है 1 जुलाई 1955 को राज्यसभा में एक अप्रूवल आया और फाइनली इसे
पब्लिक सेक्टर बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया, इसका नाम चेंज होकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से क्या हो गया, एसबीआई हो गया। और ये ऐसा बैंक है जो पब्लिक सेक्टर बैंक तो है लेकिन नेशनलाइज बैंक में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। कौन, एसबीआई। और सिडबी नॉन कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, हेडक्वार्टर लखनऊ में है। फाइनली कब स्टैब्लिश हुआ था, तो बताएं फटाफट, कब स्टैब्लिश हुआ था, 1990 में। 1990 में स्टैब्लिश हुआ था आपका सिडबी, ठीक है। आई होप सारे पॉइंट्स आप बिल्कुल अच्छे तरह से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लें, क्योंकि अभी एक्सप्लेनेशन आएगा तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, छिप जाएंगी। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आई होप स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। इसी के साथ अब हम चले तो एक्सप्लेनेशन फाइनली देख लेते हैं। उसके लिए हमें इसको रफ करना होगा, तो चलिए हम इसको हटा देते हैं आपका, देन चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए आ रहा है भाई। सिडबी प्लान्स 10,000 करोड़ राइट इशू फॉर फिस्कल एक्सपेंशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, अ की प्लेयर ऑफ एसएमई small medium enterprises loan refinancing has unveiled plans to raise 10,000 crore through a right issue in the upcoming fiscal year। सिडबी ने राजकोषीय विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपए के राइट इशू की योजना बनाई है। एमएसएमई ऋण पुनर्वित्त में एक प्रमुख खिलाड़ी है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने आगामी वित्तीय वर्ष में राइट इशू के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना का अनावरण किया। राइट इशू जारी कर रहा है। राइट इशू डियर आप समझते हैं, चलिए शॉर्ट में मैं आपको राइट इशू के बारे में बताता हूं। राइट आंसर यहां पर आपका 15.65% हो ही गया है ना। राइट इशू थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल अब आ गया है तो बिल्कुल हम लोग देख लेते हैं। देखो भाई, राइट इशू क्या होते हैं, ये ऐसे इशूज होते हैं जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कस्टमर्स के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए। जो पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वही ये राइट इशू को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। 3 to 60 डेज तक ये जो है ओपन रहता है। ओपन मार्केट में जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के शेयर्स को, वो सिडबी के शेयर्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। या कोई भी कंपनी राइट इशू लेकर आती है तो उसका मतलब होता है ये सारे के सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो भी हैं वो इस कंपनी के शेयर को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। राइट इशू के साथ ही एक और होता है आपका, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए फटाफट, राइट इशू के कंपैरिजन में ही होता है, ठीक है, ठीक है। एक होता है राइट इशू, एक होता है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट जो होता है वो उसमें क्या होता है, उसमें सिलेक्टेड शेयर होल्डर्स रहते हैं जो उसके शेयर्स को परचेज करते हैं। राइट इशू में क्या होता है, सभी का राइट होता है, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो सभी के सभी कंपनी के शेयर्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कंपनी के शेयर्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और ये कैसे, पब्लिकली नहीं इशू होते हैं, ये सारे प्राइवेट प्लेसमेंट में आते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब जो पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वही ये शेयर परचेज कर सकता है। कोई पब्लिकली जो शेयर होल्डर नहीं है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, वो इसे परचेज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर अपने राजकोषीय विस्तार के लिए, फिस्कल एक्सपेंशन के लिए फाइनली ये जारी किया गया है, किसके द्वारा, सिडबी के द्वारा, ठीक है। तो फटाफट ये भी स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है डियर, तो चलिए हम लोग चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन द एशिया कप 2023 टूर्नामेंट। निम्नलिखित में से किस टीम ने एशिया कप 2023 टूर्नामेंट जीता है। भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, किसने, टीम ने एशिया कप 2023 टूर्नामेंट जीता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन द एशिया कप 2023 टूर्नामेंट। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल। बताइए क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, फटाफट से बताएंगे आप लोग। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है इंडिया। इंडिया ने भाई एशिया कप 2023 क्या किया, विन किया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फाइनल ऑफ एशिया कप 2023 वाज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका।
श्रीलंका को आरके कोलंबो, श्रीलंका, इंडिया वॉन अ टाइटल एट द 8th टाइम हमने ये टाइटल विन किया है। भाई किस टाइम विन किया है? 8वीं बार हमने ये टाइटल क्या किया है? जीता है बाय डिफीटिंग श्रीलंका, श्रीलंका को हराकर इन द फाइनल ऑफ द एशिया कप प्लेड एट प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये देखने को हमें मिला था, है ना। एशिया कप के फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराकर जो है जीता है। डिफीट किसे किया है तो ये भी हमें पता होना चाहिए, डिफीटेड श्रीलंका, श्रीलंका को डिफीट किया है। श्रीलंका की बात करें तो ये हमारा पड़ोसी देश है, हमारे साथ समुद्री सीमा साझा करता है। गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी से, गल्फ ऑफ मन्नार से ये अपने आप को सेपरेट करता है, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, मन्नार की खाड़ी से अपने आप को सेपरेट करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इन विच स्पोर्टिंग इवेंट डिड इंडिया सिक्योर अ गोल्ड मेडल अगेंस्ट श्रीलंका इन क्रिकेट मार्किंग देयर डेब्यू अपीयरेंस। भारत ने क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ किस खेल प्रतियोगिता में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है? भाई भारत ने क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ किस खेल प्रतियोगिता में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज करते हुए स्वर्ण पदक जीता है? आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में, एशियन गेम्स क्रिकेट कॉर्पोरेशन में, कॉमनवेल्थ गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट में, या फिर टी20 वर्ल्ड कप में, या फिर इंडियन प्रीमियर लीग में? तो बताएंगे भाई स्वर्ण पदक हासिल किया है श्रीलंका के खिलाफ किस खेल प्रतियोगिता में पहली उपस्थिति दर्ज करते हुए? चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है एशियन गेम्स क्रिकेट कॉम्पिटिशन, एशियन गेम्स क्रिकेट कॉम्पिटिशन में, ठीक है, एशियन गेम्स क्रिकेट कॉम्पिटिशन में। एशियन गेम्स में क्रिकेट पहली बार भाई पदार्पण हुआ ना, क्रिकेट शुरू हुआ, क्रिकेट को ऐड किया गया फाइनली, यहां पर स्वर्ण पदक हासिल किया है हमने, और किसको? श्रीलंका को हराते हुए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। एक्सप्लेनेशन फाइनली दिया हुआ है। एशियाई खेलों में क्रिकेट प्रतियोगिता में उल्लेखनीय पदार्पण करते हुए भारत के दुर्जेय श्रीलंकाई टीम के खिलाफ विजयी हुआ, 19 रन की जीत के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। यह जीत भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसने महाद्वीपीय खेलों को पिछले 2 संस्करणों में भाग नहीं लेने का फैसला किया था, जिसमें क्रिकेट को एक खेल के रूप में शामिल किया गया था। एशियन गेम्स में क्रिकेट शामिल हुआ है ना, और हमने जो 2 गोल्ड मेडल विन किए हैं, क्रिकेट में, कबड्डी में, ठीक है, क्रिकेट में, कबड्डी में। और सबसे अधिक गोल्ड मेडल हमने एशियन गेम्स में किसमें जीते हैं भाई? सबसे अधिक गोल्ड मेडल हमने किसमें जीते हैं? शूटिंग में। कितने बताइए फटाफट से? कितने? 7। एथलेटिक्स में कितने गोल्ड मेडल है? 6। फिर तीरंदाजी में कितने? आर्चरी में कितने? 5। क्रिकेट में 2, कबड्डी में 2। 21 ट्रेन में हमने कई बहुत टाइम के बाद 48 ईयर्स बाद अप्रॉक्स हमने क्या किया है? गोल्ड मेडल विन किया है 21 ट्रेन घुड़सवारी में। टोटल मेडल्स हमारे कितने थे एशियन गेम्स में? 107। गोल्ड मेडल कितने थे? 28। सिल्वर कितने थे? 38। ब्रॉन्ज कितने थे? 41। एशियन गेम्स में हमने बहुत ही काबिल तारीफ जो है प्रदर्शन किया है, और हम मेडल टैली में किस नंबर पे रहे थे? 4th प्लेस पे रहे थे हम, है ना। इंडिया किस प्लेस पर रहा था मेडल टैली में? 4th प्लेस पे। टॉप प्लेस पे कौन था? चाइना। सेकंड प्लेस पे कौन था? जापान, ठीक है। और कोरिया गणराज्य आपका, नॉर्थ कोरिया की बात करें तो ये आपका साउथ कोरिया, ये रहा आपका किस प्लेस पर? 3rd प्लेस पर। 4th प्लेस पे कौन रहा? इंडिया रहा, ठीक है। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा, और बिल्कुल आंसर भी आप समझ गए होंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन बीसीसीआई एंड एसबीआई लाइफ? बीसीसीआई और एसबीआई लाइफ के बीच साझेदारी की अवधि क्या है? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर या 5 ईयर? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन बीसीसीआई एंड एसबीआई लाइफ? फटाफट बताएंगे आंसर क्या किया था आपने अपनी एसटी में, कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए आंसर आपने क्या किया है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है 3 इयर्स, ठीक है। बीसीसीआई और एसबीआई लाइफ के बीच जो साझेदारी हुई है, जो पार्टनरशिप हुई है, वो कितने ईयर्स के लिए? 3 इयर्स के लिए। साझेदारी किस वजह से है, क्या है, चलिए देखते हैं। बीसीसीआई अनाउंस एसबीआई लाइफ एज ऑफिशियल पार्टनर हुआ है 2023 से 26 तक, 2023 से 2026 सीजन तक। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई ऑन वेडनेसडे अनाउंस एसबीआई लाइफ एज ऑफिशियल पार्टनर इन इट्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सीजन 2023 से 26 तक। तो बिल्कुल भाई आपको ध्यान रखना है 2023 टू 2026 तक जो है पार्टनरशिप हुई है एसबीआई लाइफ की किसके साथ? बीसीसीआई के साथ, ठीक है।
तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो एट इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट के में पहले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, द्रौपदी मुर्मू, पीयूष गोयल या फिर नन ऑफ दीस। बताएं क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, क्या आंसर किया था आपने? चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। वही द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में पहले उत्तर प्रदेश के इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिए, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया है, जो कि द्रौपदी मुर्मू है इनॉग्रेट, है ना, डायरेक्टली। चलिए, इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो एट इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, नाम दिया गया इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, फर्स्ट है भाई तो इसलिए और इंपॉर्टेंट है, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट। ठीक है, और ये डियर जो ऑर्गेनाइज हुआ है ना, कहां पर? फर्स्ट उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो इन इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में। कहां पर? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। द ट्रेड शो वॉज हेल्ड 21 से 25 सितंबर। कब से कब तक हमें देखने को मिला है? तो ये 21 सितंबर को शुरू हुआ था, 25 सितंबर तक। ये डेट भी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी होगी, कभी कभी डायरेक्टली ये डेट भी पूछ देते हैं भाई कब से कब तक ऑर्गेनाइज हुआ। तो यहाँ पे देखो, एक ये पॉइंट निकल कर आया तुम्हारा, एक तुम्हारा ये पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है, और चौथा पॉइंट तो यहाँ पे पूछा ही है किसके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है आपका, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो ये सारे पॉइंट जो भी मैंने कनेक्ट किए हैं, आप बिल्कुल सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली एग्जाम का पार्ट बनते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, how much is the proposed investment mentioned in the MOU signed by the गुजरात गवर्नमेंट? गुजरात सरकार द्वारा हस्ताक्षरित MOU में प्रस्तावित निवेश क्या है भाई? 123 करोड़, 595 करोड़, 1095 करोड़, 2304 करोड़ या फिर 5000 करोड़? चलते हैं आंसर की तरफ, बताएं आंसर क्या किया था आपने? गुजरात सरकार द्वारा हस्ताक्षरित MOU में प्रस्तावित निवेश क्या है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन थर्ड आपका, 1095 करोड़। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो रहा है, 1095 करोड़। गुजरात सरकार द्वारा हस्ताक्षरित MOU में प्रस्तावित निवेश क्या है? 1095 करोड़ का है, डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। गुजरात गवर्नमेंट साइन 5 MOU फॉर प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट, है ना, 5 MOU साइन अप किए हैं गुजरात गवर्नमेंट ने। प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट कितना है? 1095 करोड़ का है। गुजरात गवर्नमेंट टुडे साइंड एन MOU फॉर द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट 1095 करोड़ रुपीज इन द स्टेट। चलिए नेक्स्ट इज, विश्व अल्जाइमर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 या फिर 23? तो अल्जाइमर्स डे डियर, देखिए हेल्थ से रिलेटेड जो भी डे होते हैं डायरेक्टली एग्जाम का पार्ट होते हैं। वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे आपको ध्यान रखना है, तो ये डे हम कब मनाते हैं? 21 सितंबर को। 21 सितंबर ध्यान रखना है। हेल्थ से रिलेटेड जो भी डे होते हैं डायरेक्टली एग्जाम का पार्ट बनते हैं। चलिए देख लेते हैं भाई, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 सितंबर एवरी ईयर टू रेज अवेयरनेस अबाउट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ट्राइब इन द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ मलेशिया इज कॉल्ड। मलेशिया में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जनजाति को कहा जाता है दैक्सी, खूबसो, पेजेमिस, सीमैंग या फिर नॉन ऑफ दीज? क्या आंसर किया था आपने? तो यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ आ रहा है, सीमैंग। सीमैंग, सीमैंग मलय प्रायद्वीप के नेग्रिटो और ऑस्ट्रिक जातीय समूह हैं। वे मलेशिया में पेराक, केदाह और पहांग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की राजधानी वही क्या हो जाएगी? कुआलालंपुर हो जाएगी। ठीक है, सेमांग आर द निग्रिटो एंड ऑस्ट्रिक एथनिक ग्रुप है यहां पर। तो बिल्कुल ये न्यूज में रहा, इस वजह से डायरेक्टली पूछा गया है आपसे जनजाति को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट पहले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? द्रौपदी मुर्मू जी होंगी। ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। एसटी में भी रिपीट हुआ था, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, सेम एज वेल एज डिस्कशन हम कर चुके हैं इसका, है ना। तो ये फर्स्ट था, इस वजह से न्यूज में रहा। कहां हुआ? यूपी में, ग्रेटर नोएडा में हुआ, है ना। चल, गुजरात सरकार द्वारा हस्ताक्षरित एमओयू प्रस्तावित निवेश क्या? भाई ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको। 1095 करोड़ है, ठीक है। दो क्वेश्चन ये रिपीट हमें देखने को मिले एसटी में। किस संगठन ने आईसीसी पुरुष विश्व कप 2024 के आयोजन स्थल के रूप में न्यूयॉर्क, डलास और फ्लोरिडा की पुष्टि की है? Which organization confirmed New York, Dallas and Florida as venues for the ICC Men's World Cup 2024? भाई किस संगठन ने आईसीसी पुरुष विश्व कप 2024 के आयोजन स्थल के रूप में न्यूयॉर्क, डलास और फ्लोरिडा की पुष्टि की है? ऑप्शन है आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस, साइंटिफिक डिस्कवरी, फिल्म प्रोडक्शन या आर्किटेक्चरल इनोवेशन। तो आंसर करना शुरू कर दें आप फटाफट से। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है लिटरेरी एक्सीलेंस। ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, लिटरेरी एक्सीलेंस। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है। बुकर पुरस्कार 2023 के निर्णायक पैनल ने 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में लंदन स्थित भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को शामिल किया है। बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल ने देखो 6 उपन्यासों में से इसको शामिल किया गया है, केवल चेतना मारू का जो पहला उपन्यास है वेस्टर्न लेन। ठीक है, ये डियर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। वही मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि संगठन ने आईसीसी पुरुष विश्व कप 2024, है ना, तो राइट। चलिए चलिए ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द सेविलियर डी आई ऑर्डर डी आर्ट्स लेटर्स अवार्ड रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल? सेविलियर डी लॉ और डी आर्ट्स लेटर्स पुरस्कार व्यक्तियों में से क्या मान्यता देता है भाई? ये आर्ट एंड कल्चर में स्पेशल कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है सेविलियर डी ले आर्ट्स एंड डेस लेटर्स पुरस्कार। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन में और डिटेल में देख लेते हैं क्या बात बोली गई है। फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा जी को यह अवार्ड मिला है भाई, फ्रांसीसी सरकार द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, सबसे पहली बात ये आपको पता होना चाहिए, ये अवार्ड किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है? तो ये अवार्ड फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है, फ्रांसीसी की सरकार के द्वारा दिया जाता है। और यह अवार्ड इस बार मिला है एक भारतीय को जिनका नाम है राहुल मिश्रा। इस वजह से ये न्यूज में है और क्वेश्चन भी यहां पर पूछा गया है, राहुल मिश्रा। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना होगा, राहुल मिश्रा जी को ये अवार्ड मिला है। ये अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो फील्ड भी हमें ध्यान रखनी होगी। फील्ड है डियर यहां पर फैशन डिजाइनर। ठीक है, फैशन डिजाइनिंग में दिया जाता है, फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनिंग में अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, सेविलियर डेल और ड्रेस आर्ट्स एंड डेस लेट्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? राहुल मिश्रा जी को। किस वजह से दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू आर्ट्स एंड कल्चर। ठीक है, आर्ट्स एंड कल्चर में योगदान देने के लिए, अब वो फैशन की वजह से हो या अदर, है ना, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किसमें? आर्ट एंड कल्चर में। तो उससे ये अवार्ड आपका दिया जाता है, फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। राहुल मिश्रा जी को ये अवार्ड मिला है, तो एक इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं राहुल मिश्रा जी, इस वजह से इंडियन हैं, इस वजह से ये नेम इंपॉर्टेंट, इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया है। इतना बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप सभी? तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दें, है ना। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, विच अथॉरिटी प्रपोज्ड दीज चेंजेस इन द रूल्स रिलेटेड टू विलफुल डिफॉल्टर्स ऑफ लोन? किस प्राधिकरण ने जानबूझकर ऋण ना चुकाने वालों से संबंधित नियमों में बदलाव प्रस्तावित किए हैं? भाई किसने बदलाव प्रस्तावित किए हैं? विच अथॉरिटी प्रपोज्ड these changes in the rules related to willful defaulters of loan? Indian Parliament,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट? डियर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो बताएं क्या आंसर आपने गेस किया था और क्या आंसर आपने किया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या निकल कर आएगा? आरबीआई। भाई आरबीआई के अलावा और कौन कर सकता है? बात हो रही है किसकी? विलफुल डिफॉल्टर की, है ना। और विलफुल डिफॉल्टर कौन? जिन्होंने लोन लिया और जानबूझकर टाइम से पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर आरबीआई जो है प्रस्तावित किए हैं कुछ रूल्स। चलिए देखते हैं क्या पॉइंट है भाई। आरबीआई का प्रस्ताव है कि एनबीएफसी विलफुल डिफॉल्टर्स को टैग कर सकती है। एनबीएफसी जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, है ना। आरबीआई ने विलफुल डिफॉल्टर्स से संबंधित नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिसमें एनबीएफसी को ऐसे उधारकर्ताओं को वर्गीकृत करने, यानी उनको अलग से क्लासिफाई करने की जरूरत ही देना भी शामिल है। क्लासिफाई करें उनको। इसमें यह भी कहा गया है कि जिन डिफॉल्टर्स को 25 लाख रुपए का कर्ज बकाया है और 6 महीने तक नहीं चुकाया गया, उन्हें डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उन्हें किसी भी कंपनी के बोर्ड में शामिल होने से रोक दिया जाएगा। ऐसी कंपनीज को किसी भी कंपनी के बोर्ड में शामिल होने से क्या कर दिया जाएगा? रोक दिया जाएगा, अगर वो विलफुल डिफॉल्टर है। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर क्या? आरबीआई। क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा पूछा गया है, बस यहां पर जो ये एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस हुआ है आपके साथ, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जो 25 लाख से अधिक के हैं, जिन डिफॉल्टरों पर कितना? 25 लाख रुपए से अधिक का कर्ज जो है बकाया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यमुना नदी के तट पर आयोजित 3 दिवसीय नदी महोत्सव का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? What was the primary goal of the 3-day river festival organized on the bank ऑफ यमुना रिवर? डियर एक तरह के क्वेश्चन से मुझे याद आया, ये आपके साथ बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था जब ये महोत्सव बनाया गया था। मॉर्निंग सेशन करंट अफेयर में आया करें, जो कि सेशन आपका सुबह 7 बजे होता है। लाइव कनेक्ट हुआ करें। आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आते भी होंगे और जो नहीं आते हैं बिल्कुल कनेक्ट हुआ करें। अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करके चल रहे हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी एसटी में, अपने एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, एसएससी का हो, है ना, एज इट इज, तो मॉर्निंग 7 बजे लाइव कनेक्ट हुआ करें और उसके नोट्स भी बनाते चलें डे बाई डे। धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट खुद ब खुद अपने आप में दिखने लगेगा। ठीक है, नदी महोत्सव जो डियर इस बार मनाया गया, कौन सा एडिशन था भाई? न्यू दिल्ली में। सबसे पहले तो न्यू दिल्ली में हुआ है। किस नदी के किनारे? अब न्यू दिल्ली में भैया कौन सी नदी है बताओ? यमुना, है ना। यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे इस बार ये हुआ और न्यू दिल्ली में हुआ है। यहां पर चीफ गेस्ट कौन थे भाई? चीफ गेस्ट थे प्रकाश श्रीवास्तव, जो एनजीटी के चेयरमैन है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसके चेयरमैन साहब हैं प्रकाश श्रीवास्तव। यही यहां पर क्या थे? चीफ गेस्ट थे। ठीक है, चीफ गेस्ट कौन थे? एनजीटी के चेयरमैन हैं प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, ये क्या थे? चीफ गेस्ट। ठीक है, अब ये कौन सा एडिशन था भाई? तो ये एडिशन था 4th एडिशन। ठीक है, 3 एडिशन हो चुके हैं। चलिए अब इसका महत्व क्या है, प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन आपके दिए हुए, टू प्रमोट अ न्यू वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, टू कंपेयर द यमुना विद अदर रिवर्स इन इंडिया, टू रिन्यू सोशियो रिलीजियस engagement with India's water bodies, to host a fishing competition, to study the migratory patterns of aquatic birds। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शंस आपके निकल कर आ रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आएगा ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, टू रिन्यू सोशियो रिलीजियस एंगेजमेंट विद इंडियाज वाटर बॉडीज। ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं भाई। एक्सप्लेनेशन देखिए, आ गया एक्सप्लेनेशन। देखिए आप इसको पढ़ सकते हैं। यमुना नदी के तट पर 3 दिवसीय नदी महोत्सव का आयोजन किया गया भारत के जल निकायों के साथ सामाजिक आर्थिक जुड़ाव के लिए, है ना। और 50 साल पहले की नदी करने वाली एक फोटो प्रदर्शनी भी जारी की गई है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। एक्सप्लेनेशन फाइनली आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। उससे पहले आप ये जो मैंने पॉइंट फैक्ट बताई, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसके बाद हम उस पर भी जाएंगे, तो उसको लिए भी आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दूंगा। आप स्क्रीनशॉट फटाफट से इसका ले लीजिए। आई होप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। डन है इतना सभी का? चल अब इसको मैं रफ कर देता हूं। अब आप ये एक्सप्लेनेशन आया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। डिटेल में दिया हुआ है। अ 3-day रिवर फेस्टिवल रहा है, वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द banks of Yamuna। A cultural festival was organized on the banks of Yamuna River in the capital in an effort to renew socio-religious engagement, India's water bodies। जैसे हम नदियों पर डियर ध्यान दे पाएं,
उन पर फोकस कर पाएं और उनसे उनकी जो है धरोहर को हम सुरक्षित रख पाएं, इस वजह से इनकी इंपॉर्टेंस को समझें, इस वजह से ये जो है मनाया जाते हैं। ठीक है, कौन सा एडिशन था? 4th एडिशन था, 3 डे रिवर फेस्टिवल था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the percentage growth in India's net direct tax collection in the current fiscal year compared to the previous fiscal year? अभी हाल ही में डियर ये रहा था, देखने को मिला था हमें, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन है आपके 56.7%, 12.34%, 18.29%, 23.51% या 30.45%। तो बताएं क्या आंसर किया था आपने? डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, इंडियाज नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करंट फिस्कल ईयर कंपेयर प्रीवियस फिस्कल ईयर, प्रीवियस फिस्कल ईयर से इसको करंट फिस्कल ईयर से क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है, और यहां पर कितना इंक्रीमेंट हुआ है ये आपसे पूछा गया है। तो ये राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है 23.51%। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखें तो भाई ये निकल कर आ रहा है 23.5% ग्रोथ हुई है करंट फिस्कल ईयर में, और देन इसके साथ ही देखें इंडियाज नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो हुआ है 23.51%, कितना कलेक्शन हुआ है? 8,65,117 करोड़, इतना कलेक्शन निकल हुआ है टिल सितंबर 2023, सितंबर 2023 तक, सितंबर 2023 तक इन द करंट फिस्कल। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेट द प्रोविजनल फिगर नेट कलेक्शन फिगर्स द करस्पॉन्डिंग पीरियड इन द प्रीवियस फिस्कल ईयर। प्रीवियस फिस्कल ईयर तक जो हुआ था वो हुआ था 7,00416 CR। ठीक है, तो ये टोटल जो ग्रोथ निकल कर आ रही है ये अप्रॉक्स आपका 23.51% है। तो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट होगा, इस तरह के जो भी फैक्ट्स डिस्कस होते हैं डायरेक्टली एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, आई बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट इज फैक्ट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, हु फेलिसिटेट प्लेयर्स अंडर द पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन के तहत खिलाड़ियों को किसने सम्मानित किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अनुराग सिंह ठाकुर, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान या नॉन ऑफ दीस। चलेंगे आंसर की तरफ, बताएं क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में? तो राइट आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर, है ना। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है, अनुराग सिंह ठाकुर जी के पास, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण निधि, है ना, फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना होगा बिल्कुल, PD, देखो क्या लिखा हुआ है, PDUNWFS। तो ये ध्यान रखना है आपको, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। यूनियन मिनिस्टर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैज फेलिसिटेट प्लेयर्स अंडर द पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इन न्यू दिल्ली। कहां पर भाई किया गया है? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए इसी के साथ चले नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अखिल मिश्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? अखिल मिश्रा who passed away recently, who associated with which of the following fields? A renowned scientist, a famous cricketer, acclaimed actor, a prominent politician है या a respected author है? फटाफट बताएंगे। कोई भी ऑब्जेक्टिव होती है डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बनती है, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है पहला तो, दूसरा अगर उनको हाल ही में कोई अवार्ड मिला हुआ है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है एक्लेम्ड एक्टर, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन आ रहा है, 3 इडियट्स फेम एक्टर अखिल मिश्रा पास्ड अवे एट 67 ईयर ओल्ड थे डियर। ये एक्टर अखिल मिश्रा हु is best known for his role Aamir Khan starred 3 Idiots movie Dead on Thursday at the age of 67 year, residence in Mumbai and publicist announced। भाई देखो सबसे पहली बात है आपको इनका केवल नाम ध्यान रखना है, अखिल मिश्रा जी का एक्लेम्ड एक्टर है, एक्टिंग से बिलोंग करते हैं, डायरेक्टली आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, कोई ऐसा अवार्ड एंड अदर ईयर नहीं ध्यान रखना है कि कितने ईयर ओल्ड थे, किस डेट पे निधन हुआ, ये सब नहीं ध्यान रखना होता, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। अगर कोई अवार्ड वगैरह मिला हुआ है तो वो भी आपको याद रखना होता है। ठीक है, चलो आई होप इतना क्लियर होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड रेहिनो डे पूछा जा रहा है भाई, व्हेन इज वर्ल्ड रेहिनो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? रेहिनो 20 सितंबर, 21, 22, 23 या 24? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में इस क्वेश्चन का, है ना?
चलिए आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 22 ऑफ सितंबर। 22 ऑफ सितंबर, 22 ऑफ सितंबर को वर्ल्ड रेनो डे मनाया जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने विश्व गैंडा दिवस मनाया। विश्व गैंडा दिवस हर वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है। दुनिया भर के संगठनों, संरक्षणवादियों द्वारा वन्य जीव उत्साही लोगों को एक साथ आने और शानदार गैंडे का जश्न मनाने के लिए भाई देखो कंजर्व करने की बहुत जरूरत है हमें, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, है ना, स्पेसीज हो, तो इस वजह से इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, इस पर ध्यान देने के लिए यह दिन मनाया जाता है 22 ऑफ सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रेयर प्लांट स्पेसीज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। अभी हाल ही में ये प्लांट जो है दुर्लभ प्रजाति, पौधे की प्रजाति है, पाई गई थी। ये डियर क्वेश्चन आपका आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली दुर्लभ पौधे की प्रजाति का क्या नाम है? स्मेलेक्स बुर्किलेना, स्मेलेक्स किंग जोनिल, स्मेलेक्स टर्बेंस, या फिर स्मेलेक्स अरुणाचलिनेस, या स्मेलेक्स रेडिस कोवरी। तो राइट आंसर यहां पर स्मेलेक्स टर्बेंस है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखिए बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, देख लेते हैं। विलुप्त तो पौधे की प्रजाति स्मेलेक्स पगड़ी के नाम से लंबे समय से लुप्त पौधे की प्रजाति स्मेलेक्स पगड़ी की खोज की गई। स्मेलेक्स पगड़ी एक पौधे की जंगली प्रतिरूप है जिसमें सूजन रोधी गुण होते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को, कामकाज को बढ़ाता है। अरुणाचल प्रदेश के प्राचीन जंगलों में खोज के दौरान फिर से इसे खोज लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। आप सभी जानते हैं हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं, उसमें से एक राज्य हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ईटानगर जिसकी राजधानी है। इसके मुख्यमंत्री साहब कौन है, फटाफट से आप बताइए, है ना। अरुणाचल प्रदेश, और यहीं से अरुणिमा यानी हमारे दिन का जो अरुणोदय होता है वो यहीं से होता है। सबसे पहले इंडिया में अगर कहीं पर क्या होता है, सनराइज होता है, सूर्योदय होता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश से होता है, तभी तो इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, है ना। आई होप ये तो सिंपल सा पॉइंट है, आपको पता होगा, लेकिन बस मुझे ध्यान आया, दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। आई होप बिल्कुल इतना क्लियर होगा आपको। तो अब देखो यहां पर आपको नाम याद होगा तभी आप कर पाओगे, यहां पे कोई ऐसा तुक्का तो चलेगा नहीं, है ना, कॉन्सेप्ट तो है नहीं, डायरेक्टली टू द पॉइंट है, यानी आपके साथ ने डिस्कस किया है तभी आप कर पाओगे। तो भाई इस तरह के जो भी पॉइंट रहते हैं उनको डिस्कस करने के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर क्लास में कनेक्ट हुआ करें, जो कि सुबह 7 बजे लाइव होती है एवरी मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट इज Who has won the prestigious Norman Borlaug Field Prize 2023? प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलैग फील्ड पुरस्कार 2023 किसने जीता है भाई? डॉक्टर स्वाति नायक आ रही हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलैग आ रहे हैं, मिसेज नायक स्वाति हैं, डॉक्टर रॉक फेलर हैं, या फिर नन ऑफ दीज हैं? फटाफट आंसर करेंगे। क्या आंसर किया था आपने अपना इस क्वेश्चन का, बताएंगे? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर ये हो जाएगा डॉक्टर स्वाति नायक, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्या बोला गया भाई एक्सप्लेनेशन में। डॉक्टर स्वाति नायक हैं, प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलैग फील्ड पुरस्कार 2023 इन्होंने जीता है। इनका नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा डियर। और स्वाति नायक इंडियन साइंटिस्ट एज इंटरनेशनल रिच राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRRI, भाई इसका भी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट एट द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइस रिसर्च institute has been named 2023 recipient of the prestigious Norman E. Borlaug Award, Field Research and Application with the World Food Prize Foundation describing her as an outstanding young scientist. Outstanding young scientist है, एग्रीकल्चर की फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है, नॉर्मन बोरलैग की याद में दिया जाता है, नॉर्मन बोरलैग अवार्ड, है ना, तभी इसका नाम नॉर्मन बोरलैग फील्ड अवार्ड है। डायरेक्टली पूछा जाता है किस फील्ड में दिया जाता है, एग्रीकल्चर की फील्ड में दिया जाता है। और ये IRRI आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। डॉक्टर स्वाति नायक प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलैग फील्ड पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में एक भारतीय वैज्ञानिक के रूप में ये काम करती हैं, है ना। फील्ड अनुसंधान अनुप्रयोग के लिए प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलैग 2023 प्राप्त करता है। नाम इनका ध्यान रखना है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने उन्हें उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक के रूप में इसके लिए चुना, नॉर्मन बोरलैग अवार्ड के लिए। तो डायरेक्टली राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो बिल्कुल यार, ये था हमारा 100 नंबर क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपने बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो बिल्कुल फटाफट से सेशन को लाइक करिएगा, है ना। अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। ऑफलाइन एसटी जो लोग नहीं दे रहे हैं ब्रांच में, अपनी देना शुरू करें। एसटी देना बहुत जरूरी है। एसटी आपका सिलेक्शन कराएगी, आपकी अपनी वीकनेस आपको बताएगी। एवरी मंडे डिस्कशन होता है आपका सुबह 11 बजे, आपका जनरल अवेयरनेस का डिस्कशन शुरू होता है। अदर जो क्वांट्स है, रीजनिंग है, उनके भी डिस्कशन होते हैं, वो भी जाकर देखा करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लें, है ना। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सेशन लाइक कर दें अगर आपने पसंद किया है। अगर आपकी कोई एडवाइस है तो बिल्कुल बताएं, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग। मॉर्निंग करंट अफेयर आया करें सुबह 7 बजे लाइव, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, नेक्स्ट करंट अफेयर क्लास में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।